साइबर फ्रॉड और तरह तरह की चीजें और हैकिंग और बड़े साइबर अटैक बिटवीन सॉवरेन कंट्रीज, ये सारे रिस्क बहुत ज्यादा हैं। बिग टेक से रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं। और तीसरा है कि भारत जिस तरीके से अब तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं से कोई एक कॉन्स्पिरेसी जैसी बात, अटैक जैसी बात हमारे सिस्टम पे, इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की बात होते रहती है। तो रिस्क तो आपका विशेष सब्जेक्ट है, आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? इसी साइबर सिक्योरिटी और के बारे में आपने, और बिग टेक, ये टू थिंग्स आपने मेंशन किया। जहां तक साइबर सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी जितना बढ़ता जा रहा है, अटेम्प्ट्स टू हैक इनटू सिस्टम्स, अटेम्प्ट्स टू डू साइबर फ्रॉड्स, दे आर ऑल ग्रोइंग। अभी आप 2-3 साल पहले आप रेगुलरली पेपर में आता था कि, आजकल भी आ रहा है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा बंद हो गया है, कि जो मतलब वो मोबाइल बैंकिंग में फ्रॉड हुआ है और साइबर फ्रॉड हुआ है। किसी को मतलब कोई पासवर्ड आता है, वो किसी के साथ कोई बाई मिस्टेक पासवर्ड शेयर कर देते हैं, उनके बैंक के खाता से या यूपीआई के माध्यम से पैसा चला जाता है। और बहुत सारे इलीगल एप्स भी थे। इसमें हमने बहुत अवेयरनेस क्रिएट किया, पर्सनली मैंने किया। हमने अवेयरनेस थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, थ्रू टेलीविजन, सारे मीडिया जो चैनल है उसमें हमने बहुत एडवर्टाइज किया, लोगों में कॉन्शियसनेस क्रिएट किया। तो इसीलिए लोगों को जानना ये जरूरी है कि कौन से एप्स है विच आर लीगल एंड विच आर इलीगल। तो इसीलिए हमने एक पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी कस्टमर, कोई भी मतलब वो रिपोजिटरी में जाके, वो वेबसाइट में जाके वो चेक कर लेगा कि ये जो है कौन सा बैंक का, ये किसी बैंक का ऑथराइज्ड लेंडिंग ऐप है क्या। इन्फ्लेशन के बारे में जैसा आपने कहा है, तो उसमें एक तो यह है कि आप कहते हैं कि आप फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस नहीं देंगे, लेकिन मैं जैसे रीड करता हूं, आप ये कह रहे हैं कि जब तक 4% के नीचे सस्टेन्ड बेसिस पे नहीं रहता इन्फ्लेशन, जो एक्चुअली वेजिटेबल्स को छोड़ दें तो सर 3.3% है सीपीआई के लेवल पे, तो आप कब तक इंतजार करेंगे कि ग्रोथ का नुकसान किए बगैर, इन्फ्लेशन पर आपकी कड़ी नजर है कि रेट कट के लिए वो कौन से नेसेसरी कंडीशंस होंगे जिसमें आप कंसीडर करेंगे? इससे पहले तो ये है कि 4% के नीचे हम जाएंगे, वो हमने कभी नहीं कहा। आप अगर केयरफुली देखेंगे हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, हम ये कह रहे हैं कि ड्यूरेबल अलाइनमेंट ऑफ इन्फ्लेशन टू द टारगेट। अलाइनमेंट मतलब वो 4% के आसपास रहे। देखिए, वेजिटेबल प्राइसेस या फूड आइटम्स को अगर आप निकाल देंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं इन्फ्लेशन कम हो गया, फिर आप एक आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, अगर फूड प्राइसेस ज्यादा है, हम सिर्फ जिसको कहते हैं कि कोर इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो गया, अगर वो कहेंगे, वो क्रेडिबल नहीं रहेगा जी। वो क्रेडिबल नहीं रहेगा। लोगों के, आम जनता के माइंड में ये रहेगा, कैसे आप कह रहे हैं मेरा तो इतना खर्चा हो रहा है, मेरा सैलरी इतना है और उसमें से इतना परसेंटेज जा रहा है फूड कॉस्ट में, फूड इन्फ्लेशन, कैसे सरकार कह रही है, कैसे आरबीआई कह रही है कि इन्फ्लेशन जो है कम हो गया। इसीलिए फूड इन्फ्लेशन, हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो टारगेट है, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये बहुत ही जरूरी है कि हम फूड इन्फ्लेशन को मन में रखें, और रेट कब हम कम करेंगे या कब पॉलिसी चेंज करेंगे वो फ्यूचर डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल हमको ये कॉन्फिडेंस है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और 4% के आसपास पहुंच जाना चाहिए। लेकिन इस साल का एवरेज हमने 4.5% दिया है। बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है, आगे जाके हम देखेंगे कैसे इनकमिंग डेटा स्टडी करेंगे, उसके आधार पर आउटलुक क्या बन रहा है, हमारा असेसमेंट करेंगे कि अगले 6 महीने में कैसा रहेगा, उस बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। पहले से एक गाइडेंस दे के मतलब आप एक गाइडेंस दे देंगे, फिर वो आप देखते हैं कि कुछ डेवलपमेंट्स आगे और नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वी आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन, वी आर कीपिंग क्लोज आई ऑन ग्रोथ, we are keeping close eye on inflation. We want inflation to, it is coming down, we want inflation to go and be around 4% and be there. फिर हम उसके ऊपर मतलब उसके बेसिस पे हम आगे का कदम डिसाइड करें। चूंकि विकसित भारत का एक लक्ष्य है 2047 का,
तो अगर उसको लूजली ट्रांसलेट करें इकोनॉमिक टर्म में कि एडवांस इकोनॉमी। एडवांस इकोनॉमी का मतलब ये है कि रिच कंट्री अगर कहना हो तो रिच अगर न भी हो तो अपर मिडिल इनकम कंट्री तो हमको होना चाहिए। अब उसके लिए बैकवर्ड नंबर देखें, क्योंकि डेटा की जो विजिबिलिटी आपके पास है हम में से किसी के पास नहीं है। उसको देखते हुए अगर मैं ये आपसे समझना चाहूं कि जो ग्रोथ की जरूरत है हमको उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के न रह जाएं, उसके बाहर आ जाएं, उसमें क्या चैलेंजेस हैं ये समझना चाहूंगा। पहले तो ये आरबीआई का जो भूमिका है इसमें, आरबीआई का भूमिका इसमें रहेगा मतलब ये चैलेंज, मतलब ये जो है इम्पोर्टेंट वर्क एजेंडा जिसको कि हम हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक है वी हैव टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब चेक इन्फ्लेशन, कीप इट अराउंड 4%, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी रहेगा तो इट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के हाथ में रियल परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है परचेजिंग पावर लोगों का कम हो जाता है। सो जब हम प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, लोगों में स्पेंडिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। सेकेंडली, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन आप मेंटेन करेंगे तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस उसमें बहुत आता है। तो बिगेस्ट सपोर्ट ग्रोथ के लिए प्राइस स्टेबिलिटी से आता है। तो इसीलिए प्राइस स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आगे जाके भी हमको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए, और जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहिए। बैंकों का हेल्थ हो, एनबीएफसीज का हेल्थ हो, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर का हेल्थ हो, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई एक्सेसिव लेवरेज ना हो। सो फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। फिर उसके आगे जाके जो आपका मतलब जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ आपका जो जितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसमें कैसा मतलब हाउ इट विल गो फॉरवर्ड, उसमें opportunities are quite a lot. I think the government has come out with a number of measures, but I would just like to point out one or two things where one is, lot of reforms have taken place over the last few years. बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए हैं। इनफैक्ट मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वो भी बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। बाकी मेजर इनिशिएटिव्स जैसे कि मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने के लिए वो भी काफी कंट्रीब्यूशन किया है। सर्विस सेक्टर जो है काफी स्ट्रांग है। तो कई सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, चाहे वो सेंट्रल लेवल में हो या स्टेट लेवल में हो, इनफैक्ट स्टेट लेवल में बहुत सारे रिफॉर्म्स करना जरूरी है। तो जो पेंडिंग रिफॉर्म्स है, और मेनली वो रहेगा, आप मान लीजिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन सेक्टर, उसमें मतलब सम रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। लेबर में भी कई सारे स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, सम रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। Major items are also not just in central government domain, they are also in the state government domain. So therefore these reforms have to be continued. Innovation is today, innovation, startups, fintech is giving great opportunity. There I can say with a lot of satisfaction that I think India has really done well. We are creating a lot of jobs. And finally I think agriculture sector में भी output बढ़ाना चाहिए। We have made good progress in agriculture, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट उसमें भी काफी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में हमारा सर्विसेज सेक्टर में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, इट इज नाउ मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन द ग्लोबल इन द एक्सटर्नल मार्केट्स। मैन्युफैक्चरिंग, यस वी आर एक्सपोर्टिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, लेकिन और भी अच्छा कर सकते हैं, उसके तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे नहीं कि मेजर्स आर नॉट बीइंग टेकन, मेजर्स ले रहे हैं, बट आई एम जस्ट फ्लैगिंग कि दीज आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज। वो क्या है जो आपको लगता है कि आगे आरबीआई को करना चाहिए जो इसको और ज्यादा अगले लेवल पे ले जाए एज ए रेगुलेटर? इसे हमने इस साल, जैसे मैंने पहले आपको किया कि हम 90 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं आरबीआई का। We have come out with an agenda for RBI at 100.
उसको पब्लिक डोमेन में भी हमने मतलब इट इज अवेलेबल इन आरबीआई वेबसाइट। और आरबीआई एट 100 वेरियस सेक्टर्स में, फाइनेंशियल सेक्टर, पेमेंट सेक्टर, मॉनिटरी पॉलिसी, रेगुलेटरी स्पेस, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग रेगुलेशन, सारे एरिया में हमारा क्या क्या नेक्स्ट 10 years going up to RBI at 100, what are the aspirational things which we should focus on and make them possible? We have come out with an agenda for RBI at 100, meaning when RBI reaches 100 years in 2034. Right. So it's a 10-year agenda we have come out with, and that agenda is quite a flexible thing, because situation is changing fast. So new items will get integrated, will get incorporated. कोविड के बाद और जो पूरा ये टर्म रहा आपका 6ठा साल चल रहा है, उसमें जितने पॉसिबल चैलेंजेस थे भारत के, दुनिया के, सारे आ गए। कोविड के बाद स्टेबलाइज हुआ, ग्लोबल टर्मोइल एक तरीके से कंटिन्यूड है और फिर भी इंडिया उसमें एक ब्राइट स्पॉट है। तो इस इकोनॉमिक सिचुएशन को और फाइनेंशियल सिस्टम को भारत में जिस तरीके से मैनेज किया गया, वो दरअसल एक बहुत बड़ी कहानी है और उसमें आरबीआई का रोल बहुत ही कमाल का रहा है। तो अब आपसे अगर मैं एक ओवरव्यू लेना चाहें कि इस पीरियड को आपने कैसे नेविगेट किया, तो ये बताइए। इसी वो तो बहुत एक लंबा स्टोरी बनेगा, और बहुत संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो बताया सही तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ, इंडिया हैज हैंडल्ड द कोविड क्राइसिस एंड द पोस्ट कोविड चैलेंजेस, चाहे वो यूक्रेन वॉर और उसका आफ्टरमाथ का जो सिचुएशन वो हो, या फिर ग्लोबल सिंक्रोनाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, सारे सेंट्रल बैंक्स, यूएस फेड से शुरू करके सारे सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लगे, और फाइनेंशियल मार्केट्स भी काफी वोलेटिलिटी विटनेस किया है। इनफैक्ट मैंने कई एक भाषण में और मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने खुद डिस्क्राइब किया था कि पिछले जो 5-6 साल है वो इट हैज बीन ए पीरियड ऑफ ग्रेट वोलेटिलिटी। सरकार और आरबीआई के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन रहा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि फिस्कल मॉनेटरी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, वो बहुत सॉलिड रहा। वो एक मेन कारण है जिसमें हम नेविगेट कर पाए। हम लोगों ने जब मैं आरबीआई आया था तब OILFS के फेलियर था, वो जस्ट हो गई थी। उससे पहले अगस्त में 2018 में फाइनेंशियल मार्केट्स काफी टाइट थे। तो हमारा मेन चैलेंज यही रहा कि मार्केट को कैसे कॉन्फिडेंस दे, मार्केट में कैसा लिक्विडिटी लाए, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत टाइट हो गया था, कॉन्फिडेंस भी बहुत कम था। तो धीरे धीरे हम वो फेज से जब निकल रहे थे, फिर मार्च में 2020 ये कोविड शुरू हो गया। देखिए जो क्राइसिस रहा कोविड, it has resulted in a permanent output loss. थोड़ा टेक्निकली बोल रहा हूँ। Yes, it has resulted in a permanent output loss for every economy in the world. ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो एक आउटपुट लॉस रहा। क्राइसिस से जिस तरह से हम निकल कर बाहर आए, सिर्फ कोविड नहीं, उसके बाद जो यूक्रेन और बाकी सारे जो क्राइसिस आए और जो अभी भी चल रहे हैं, उससे जिस तरह से हम निकल कर आए वो बहुत एग्जेम्पलरी है इंडिया के केस में, भारत के केस में। क्योंकि आप अगर कंपेयर करेंगे आवर इकोनॉमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशंस बिफोर वी एंटर द क्राइसिस पीरियड एंड वेयर वी स्टैंड टुडे और वेयर वी स्टूड लास्ट ईयर, इंडिया एज अ कंट्री, इंडियन इकोनॉमी, आवर फाइनेंशियल सेक्टर हैव ऑल emerged मच स्ट्रॉन्गर। पिछले 3 साल में जीडीपी ग्रोथ, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा रहा। इस साल का हमारा आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि 7.2% रहेगा। इन्फ्लेशन यूक्रेन वॉर के बाद 7.8% हो गया था, अभी इन्फ्लेशन 3.5 है, लेकिन वो 3.5 में मतलब वो बेस इफेक्ट जिसको कहते हैं, इसीलिए थोड़ा कम दिख रहा है। अगले महीने में अगले 1-2 महीने अभी कम रहेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन जो है, टारगेट जो रेंज है हमारा 4% ±2, उस रेंज में है। ग्रोथ मोमेंटम इंडिया का जो है स्ट्रॉन्ग है। इन्फ्लेशन इन बाय एंड लार्ज हैज मॉडरेटेड, इट इज कमिंग अंडर कंट्रोल, बट 4% टारगेट अभी उसमें और भी डिस्टेंस कवर करना है। और फाइनेंशियल सेक्टर, आप देखिए सबसे बड़ी चीज है हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, एनबीएफसी सेक्टर हो,
overall financial sector today is much more stable and resilient and healthy than it was 5 years or 6 years ago.